सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। अद्य वयं सिद्धान्तकौमुद्याः संज्ञाप्रकरणे विरामो अवसानं, परः सन्निकर्षः संहिता, सुप्तिङन्तं पदम् इति त्रीणि सूत्राणि पठामः। अत्र भवताम् अवधानं भवेत्, इतः पूर्वम् अस्माभिः यत् यत् अधीतं तस्य पुनस्मरणमपि भवद्भिः करणीयम्। नास्ति चेत् गुरुणा यद् दत्तं गुरवे निवेदितम् इति भविष्यति। अस्तु, आरम्भं कुर्मः। सावधानेन अन्तिमं यावत् पश्यन्तु। आज हम ये तीन सूत्रों को चर्चा करेंगे, जो है विराम अवसानं, परसन्निकर्ष संहिता और सुप्तिङन्तं पदम्। ये बहुत आसान सूत्र है, आपको कुछ मतलब कठिनाई नहीं होगी। जैसे कि यहाँ तीन नाम है। एक तो पहला जो सूत्र है विराम अवसानं, इसमें अवसान संज्ञा हो रही है, परसन्निकर्ष संहिता में संहिता संज्ञा हो रही है और सुप्तिङन्तं पद से पद संज्ञा हो रही है। तो तीन संज्ञा के लिए तीन सूत्र आज हम पढ़ेंगे। तो पहला सूत्र को विचार करते हैं विरामो अवसानं, पदच्छेद करते हैं विरामः अवसानं। आप अपने आप ही कर सकते हैं अभी पदच्छेद, क्योंकि हर सूत्र की पदच्छेद आप विभक्ति का विभाजन करके कर सकते हैं। और विरामः अवसानं इत्यत्र विरामः इति प्रथमा विभक्ति एकवचनम्, अवसानम् अपि प्रथमा विभक्ति एकवचनम्, द्विपदात्मकं सूत्रम् इदम्। तर्हि किं वदति सूत्रम्? वृत्तिं पश्यतु। वर्णानाम् अभावः अवसानसंज्ञकः स्यात्। वर्णानाम् अभावः, वर्णों की अभाव की अवसान संज्ञा होती है। जहां पर वर्णों का अभाव होती है वहां अवसान संज्ञा होती है। मतलब जैसे मैं अभी जा रहा हूं, ऐसे आगे 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 जा रहा हूं, अभी ऐसे ये एक रोड है, मैं ऐसे जा रहा हूं और जब आगे चला 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 ऐसे, तो यहाँ रोड खत्म हो गया, यहाँ बहुत बड़ा गड्ढा है। तो जब मैं ऐसे आगे आगे जाऊंगा तो यहाँ देखा कि रोड खत्म हो गया, आगे रोड ही नहीं है, रास्ता नहीं है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये रास्ता की जो रोड था वो यहाँ इसका अवसान हो गया, मतलब खत्म हो गया, आगे नहीं है कुछ, यहाँ शेष है। तो व्याकरण में भी अवसान संज्ञा किसकी होती है? वर्णों का अभाव जहां पर होगा वहां अवसान संज्ञा होगी। वर्णानाम अभावः अवसान संज्ञा के साथ। एक उदाहरण देता हूं, जैसे राम प्रातिपदिक है, रमु क्रीडायाम इत्यस्मात् धातोः घञ् प्रत्यय राम इति शब्दः निष्पन्नः। अभी राम प्रातिपदिक है, अभी इसे पद तो नहीं हुआ, लेकिन जब हम इसमें सु प्रत्यय लगाएंगे, सु और जस का जो 21 प्रत्यय है उसमें से जो पहला प्रत्यय है सुबंत का, तो सु। अभी सु प्रत्यय में ये जो उ है ये अनुनासिक उ है। एक्चुअली जो प्रत्यय होगा इस प्रकार ही है यहाँ सु, और अनुनासिक उ है, इसीलिए उपदेशे अजनुनासिक इत से उकार की इत संज्ञा हो जाएगी और तस्य लोपः से लोप हो जाएगा, बचेगा क्या? स। तो स का भी यहां क्या हो जाएगा? स सदृशो रु, स का रु हो जाएगा, स सदृशो रु, सकार के स्थान पर रु आदेश हो जाएगा। आदेश है शत्रुवत आदेश, जब एक आएगा तो दूसरे के ऊपर बैठ जाएगा, तो स के स्थान पर रु हो गया, तो स दिखाई नहीं देगा। अभी रु का उ जो है, उ कभी उपदेश अजनुनासिक से इत संज्ञा तस्य लोप से लोप हो जाएगा, र बचेगा। यहाँ एक सूत्र आएगा, खरे व खरवसानयोः विसर्जनीयः। खरि अवसाने च परे विसर्जनीयस्य विसर्गः। तर्हि अत्र रकारस्य विसर्गः भविष्यति। तदा यदि खर अस्ति अथवा अवसान अस्ति, यहाँ रकार के पर में कुछ है क्या? नहीं है। तो कुछ नहीं है मतलब खर नहीं है, लेकिन और क्या चाहिए? अवसान भी चाहिए। तो यहाँ अवसान है। ये जो स्पेस है ये खाली स्पेस, वर्णानाम अभाव, एठी वर्ण मानकर अभाव अछि, र पर अब किछि वर्ण नाही, तेणु करी एठी कोन हला ना अवसान संज्ञा हला। वर्णानाम अभाव अवसान संज्ञा। तो विरामः कह अवसान संज्ञा भवति, विराम, यहाँ विराम है, अभाव, आगे कुछ नहीं है, तो इसको हम अवसान संज्ञा कहेंगे। तो अवसान जब पर में होगा या खर पर में होगा तो रेफ का विसर्ग हो जाएगा, तो रामः बन जाता है। तो इस प्रकार हम विचार कर सकते
हैं कि कैसे यहाँ रामः बना। आगे फिर से परः सन्निकर्ष संहिता जो सूत्र है, ये संहिता संज्ञा विधायक सूत्र है। क्या कह रहा है कि वर्णानाम अतिशयितः सन्निधिः संहिता संज्ञा स्यात्। संहिता मतलब संधि। तो परः एक पद है, प्रथमा विभक्ति एकवचनम, सन्निकर्षः इति प्रथमा विभक्ति एकवचनम, संहिता इति प्रथमा विभक्ति एकवचनम। संहिता संज्ञा होगी किसकी? न सन्निकर्षः, वर्णः यदि सन्निकर्षः अस्ति तस्य संहिता संज्ञा भविष्यति। तर्हि वर्णानाम् अतिशयितः सन्निधिः, अतिनिकटता यदि भवति तत्र सन्धि भवति। यथा पश्यतु इदानीं विद्या, आलय, तो यहाँ विद्या है, यहाँ आलय है, विद्या का आ और आलय का पहला जो पद है वर्ण है आ। अभी आ और आ मिलकर क्या हो जाएगा? आ प्लस आ, यहाँ आ ही हुआ, आ का सवर्ण दीर्घ से दीर्घ संधि हुआ तो शब्द बन जाएगा विद्यालय। तो ये संधि है, संहिता है। संधि मतलब संहिता, संधि पुल्लिंग में होता है और संहिता स्त्रीलिंग में होता है। तो यहाँ विद्या आलय में आ और आ मिल गया तो क्या हुआ? संहिता होगी, संधि होगी। लेकिन अगर मैं विद्या आज बोलूंगा और परसों या 5 दिन के बाद आलय बोलूंगा तो वहां संधि नहीं होगी, संहिता नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वहां सन्निधि अतिशयितः नास्ति, निकटता नास्ति। तो जहां वर्णों की निकटता होगी वहां पर संहिता हो जाएगा और उसको संधि कहा जाता है व्याकरण में। तो यहाँ विद्या और आलय का जो आ और आ के साथ जब संधि हुआ विद्यालय बना, यहाँ पर भी वर्णों की अतिशयित सन्निधि, निकटता, अत्यधिक समीप्य, तत्र सन्निधि भवति। वाक्य विस्तार वाक्य विचार वयं पश्यामः, तत्र लिख्यते योग्यता आकांक्षा सन्निधिवशात् वाक्य निर्माणं भवति। तर्हि सन्निधि नाम सन्धि एव, अन्यत् किमपि नास्ति। अनन्तरं वदति सुप्तिङन्तं पदम्, ये पद संज्ञा विधायक सूत्र है। देखो परीक्षा में ऐसे प्रश्न आ सकते हैं कि पद संज्ञा विधायकं सूत्रं किम, संहिता संज्ञा विधायकं सूत्रं किम, अवस्थान संज्ञा विधायकं सूत्रं किम। एतानि त्रीणि अपि सूत्राणि भवद्भिः स्मर्तव्यानि। आगे फिर से हम देखते हैं सुप्तिङन्तं पद क्या कहा है कि सुप और तिंग दो प्रकार के होते हैं, सुप और तिंग। अभी सुप कितने हैं? 21 प्रत्यय है और तिंग 18। सुप क्या क्या है? लिखो, सु औजस, अम औसस, टाभ्याम्भिस, गेभ्याम्भ्यस, गसीभ्याम्भ्यस, गस ओस आम, गी ओस सुप। ये 21 हो गया। तो पहला प्रत्यय था सु और अंतिम प्रत्यय है सुप, तो सु से प तक सुप हुआ, इसको कहा जाता है सुप। और तिंग कितने हैं? 18। लिखो, परस्मैपदी आत्मनेपदी मिलकर 18 होता है और 9 हम विभाग करते हैं। परस्मैपदी का जैसे तिक तस झी, सिक थस थस, नहीं, तिक तस झी, सिक थस थ, मिप बस मस। और आत्मनेपदी का जो 9 है त आताम झ, थास आथाम ध्वम, इट वाही महिंग। तो पहला जो प्रत्यय था तिप का ती और महिंग का ग लेकर के तिंग प्रत्याहार बनता है तिंग। तो तिंग 18 और सुप 21। तो सुप प्रत्यय किससे विधान होता है? प्रातिपदिक से। और तिंग किससे विधान होता है? धातु से। धातु से तिंग का विधान हो रहा है और प्रातिपदिक से सुप का विधान हो रहा है। अभी मैं बताया था आपको राम प्लस सु, तो वहां सु प्रत्यय था, राम प्रातिपदिक था, राम और सु मिलकर रामः बना। और तिंग में जैसे पठ धातु है और ति प्रत्यय का ति, तो पठ और ति बीच में विकरण आ रहा है सप का अ, तो पठति बनता है। तो इस प्रकार तिंग प्रत्यय धातु से विधान होता है और सुप प्रत्यय प्रातिपदिक से विधान होता है। लेकिन सुप को या तिंग को हम पद नहीं कहेंगे। सूत्र में क्या कहा? सुप्तिङन्तम, सुप्तिंग अंतम, यहां अंत का ग्रहण किया। तो सुप च तिंग च सुप्तिंगौ, सुप्तिंगौ अन्ते यस्य तत् सुप्तिङन्तम। सुप्तिङन्तम किं भवति? पदम।
सुप और तिंग जिसके अंत में हो उसकी पद संज्ञा हो जाती है। तो जैसे अभी राम वाला, राम प्रातिपदिक है, अभी राम को हम पद नहीं कहेंगे क्योंकि राम से सुप भी नहीं लगा और तिंग भी नहीं लगा है। लेकिन राम तो प्रातिपदिक है ना, तिंग तो प्रसक्ति नहीं होगी, तिंग का यहाँ आवश्यकता नहीं है। तो प्रातिपदिक के लिए कौन बैठा है? सुप। तो सुप का पहला सूत्र प्रत्यय अगर हम लगाएंगे सु, तो रामः बनता है, बताया था आपको। तो रामः भी पद हो जाएगा। क्यों? रामः के अंत में क्या है? सुप है। अगर सुप अंत में है तो उसको क्या कहेंगे? सुबंत। और जैसे भी पठ और तिक, बीच में आएगा सप, सप का वसर पद्धति है और प का हलंत्यम बचेगा अ, ती का हलंत्यम से प का संज्ञा रहेगा ती, पठ प्लस अ प्लस ती, पठती। अभी केवल पठ को हम पद नहीं कहेंगे, पठ तो धातु है, पठ पठने, लेकिन पठ से जब हम तिंग प्रत्यय का विधान कर रहे हैं तो पठती बनता है। तो पठती के अंत में कौन है? जो ती है, ये तिंग का ही शेष है, तिंग का अंश है। तो तिंग अगर अंत में है तो उसको कहेंगे तिंगन, सुप अंत में है तो कहेंगे सुबंत। तो सुप अंत यस्य सह सुबंतः, तिंग अंत यस्य सह तिंगंत। लेकिन पद है इसलिए नपुंसक कहते हैं। तो वृत्ति में देखो क्या लिखा है? सुबंतम तिंगंतम च पद संज्ञम स्यात्। सुबंत को और तिंगंत को हम पद संज्ञा कहेंगे, पद कहेंगे, उनका नाम हो जाएगा पद। तो जहां भी पद का ग्रहण किया जाएगा वहां सुबंत और तिंगंत दोनों में से किसी एक का ग्रहण होगा। विचार के आधार पर हम तिंगंत या सुबंत का ग्रहण कर सकते हैं। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो या आज का पाठ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत है या फिर आपको कुछ प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं प्रयास करूंगा आपका प्रश्न का समाधान देने के लिए। और आशा करता हूं अगर आप जो पढ़ते हैं आपके लाइफ में, आपके जीवन में ये अवश्य उपादेय होगा। पुनर्मिलामः। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।